किया, उस अष्टक वर्ग के अंतर्गत उस अष्टक वर्ग के अंतर्गत किसी भी प्रकार से जिसमें आपको अच्छे अंक प्राप्त नहीं हो रहे हों, जैसे कल हमने बिल गेट्स की कुंडली देखी थी, उसमें हमें कितने अंक प्राप्त हो रहे हैं? किसी में हमें 22 मिल रहे हैं, किसी में हमें 21 मिल रहे हैं। ठीक है, लेकिन वहां तो उस व्यक्ति की बहुत अच्छी स्थिति है, तो उसे हमने क्या नाम दिया था कि वहां पे एक सर्प है और सर्प के पास में एक नेवला बैठा है। ठीक है, जैसे इसी कुंडली के अंतर्गत हम लोगों ने समझा था। एक बार हम पुनः उसे स्पष्ट कर दें। जन्म कुंडली में यहाँ 23 अंक मिल रहे हैं, कहाँ? बिजनेस के स्थान पे। बिजनेस के स्थान पे 23 अंक मिल रहे हैं, जहाँ सुख सुख सुविधा होना चाहिए वहां 21 अंक मिल रहे हैं। तो क्या इस व्यक्ति के जीवन में सुख सुविधाएं नहीं है? हैं? या क्या इस व्यक्ति के जीवन में बिजनेस में कोई समस्या है? नहीं है। या क्या इस व्यक्ति के भाग्य में कोई समस्या है? क्योंकि भाग्य जब तक प्रबल ना हो तब तक चीजें मिलती नहीं है जातक को। तो कहीं भी समस्या नहीं है, तो कारण यहाँ क्या है? जहां जहां पे सर्प बैठा है, उस सर्प के पास में यदि कोई ग्रह नहीं हो, जैसे 7वें भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा है तो वो अच्छी स्थिति है। 9वें भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा है तो वो भी अच्छी स्थिति है, क्योंकि सर्प वहां बैठा है, लेकिन सर्प को जो आहार चाहिए कि उसे काटे, वो काटने के लिए कोई है ही नहीं उसके पास। और जहाँ चतुर्थ में जहां हमें 21 अंक मिल रहे हैं वहां मंगल और बुध बैठा है, तो सर्प को काटने के लिए मिल गया। तो क्या मंगल और बुध के पास नेबला है? तो प्रस्तारक के अंतर्गत हमने जाकर देखा था नेबला है या नहीं है, वो आप लोग स्पष्ट ध्यान होगा, यदि कल की कक्षा आप लोगों ने अच्छे से समझी होगी तो। ध्यान है नेबला कहाँ से आता है, बताइए। प्रस्तारक में जाकर हम देखते हैं, जैसे यहाँ 21 अंक हमें प्राप्त हो रहे हैं, तो हम प्रस्तारक में मंगल और बुध के प्रस्तारक में जाकर देखेंगे कि क्या इसके लॉर्ड ने और क्या इसके कक्ष के स्वामी ने इसे अंक दिए हैं या नहीं दिए हैं। ठीक है, तो इसके कक्ष के स्वामी ने अंक दिए या नहीं दिए, और क्या इसके लॉर्ड ने इसे अंक दिए हैं या नहीं दिए हैं। मंगल और बुध, मंगल बुध की 23 डिग्री है, मंगल की 16 डिग्री है। ठीक है, और बुध और मंगल किसके घर में बैठे हैं? बुध के घर में बैठे हैं। तो यदि मंगल को देखें, यदि हम मंगल को देखते हैं कि मंगल की स्थितियां यहाँ क्या बन रही हैं, तो मंगल किस में चला जाएगा? मंगल 7वें नववांश में बुध 7वें नववांश चला जाएगा। और 7वें नववांश के अंतर्गत बुध को अंक मिले या नहीं मिले, वो हमने कल भी देखा था। तो बुध को अंक 7वें नववांश में नहीं मिले हैं, चंद्रमा ने नहीं दिए हैं, अर्थात एक नेवला नहीं है। दूसरा, क्या बुध ने अपने आप को अंक दिए हैं? तो बुध ने अपने आप को अंक दिए हैं, तो एक नेवला इसके पास है। मंगल मंगल के पास 16.51, 16.51 जो है 5वां नववांश आ जाएगा। तो मंगल को 5वें नववांश ने अंक दिए हैं, 1 2 3 4 5। शुक्र ने अंक दिए हैं और बुध ने अंक नहीं दिए हैं, तो इनके पास भी एक पीकॉक है। तो यहाँ देखेंगे आप कि जहां पे ग्रह बैठा है, जैसे यदि बिल गेट्स की हम बात करें, तो ऐसा तो नहीं है कि हम पर्सनली उन्हें जानते हैं, लेकिन जग जाहिर है कि उनके सुख में समस्या रही। धन वैभव तो उनके पास बहुत रहा, लेकिन जो आंतरिक सुख और शांति होती है जीवन की, उसमें बहुत सारी समस्या उनके जीवन में आती रही। ठीक है, तो ये दो चीजें यहाँ स्पष्ट हो रही हैं। अब हम लोग बात करते हैं नववांश से। हम लोगों ने इनकी कुंडली को कल देखा था और समझा कि इनके कुंडली के अंतर्गत नववांश में जो चीजें हमें प्राप्त हो रही हैं, जैसे यह रहा, तो यहाँ तो हमें बिल्कुल कम अंक मिल रहे हैं, लेकिन हम नववांश का बनाते हैं तो नववांश में आप देखेंगे कि क्या स्थितियां बनी हुई है। नववांश में देखिए, जहाँ 23 मिल रहा है वहाँ 28, जहाँ 21 मिल रहा है वहाँ 26।
बदलाव हो गए, जहां 19 मिल रहा है वहां 31। तो नवांश आत्मा है, नवांश को देखकर ही आप आगे इसका निर्णय करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं नवांश के बारे में, अर्थात नवांश से संबंधित कुछ चीजें जिसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं, जान लेते हैं। जैसे नवांश में कुछ चीजें होती हैं, जैसे आप वर्गोत्तम कहते हैं। तो वर्गोत्तम आप सभी पहले से जानते होंगे। कोई भी ग्रह यदि 0 से 3 डिग्री 20 मिनट का है, 0 से 3 डिग्री 20 मिनट का है, तो वर्गोत्तम में चला जाता है। ठीक है। जैसे कोई भी ग्रह मेष राशि में हो, तुला में हो, क्षमा कीजिए, तुला में कोई ग्रह बैठा हो, तुला में जो ग्रह बैठा रहेगा उसकी यदि डिग्री 0.0 से 3.20 डिग्री तक रहेगी, तो वह तुला में ही रहेगा, नववांश में भी। ठीक है। यदि कोई ग्रह मेष में बैठा हो, तो उसकी डिग्री 0.30 से 3.20 डिग्री तक हो, तो नववांश वो मेष में ही आपको मिलेगा। कोई ग्रह यदि चौथी राशि में बैठा हो, और चौथी राशि में बैठे उसकी डिग्री भी 0 से 3.20 तक है, तो वो नवांश से आपको चौथी राशि में ही मिलेगा। अर्थात वो उसी राशि में चला जाए तो वर्गोत्तम हो जाएगा। और यह वर्गोत्तम होना नवांश के अंतर्गत बहुत ही अच्छे योग को बताता है। अर्थात यह कहता है कि आपकी जो कुंडली है उसमें यह जो ग्रह है वो बहुत ही बलशाली है। ठीक है। लेकिन उसे हम डिग्री को लेकर समझते हैं कि वो बलशाली नहीं है। दूसरा है उच्च वर्गोत्तम। उच्च वर्गोत्तम का तात्पर्य है कि यदि कोई भी ग्रह आपका आपके कुंडली के अंतर्गत उच्च का होकर बैठा हो, और वो ठीक नवमांश में जाकर भी उच्च की स्थिति में चला जाए, तो वो उच्च वर्गोत्तम हो जाएगा। यह भी एक अच्छा इंडिकेशन होता है अच्छी कुंडली के लिए। तीसरा, नीच वर्गोत्तम। नीच वर्गोत्तम में जो ग्रह आपकी कुंडली में नीच हो, वह ग्रह आपके नवमांश कुंडली में भी नीच में जाकर बैठ जाए, तो वह नीच वर्गोत्तम होगा। उसके साथ ही स्वक्षेत्र नवमांश। स्वक्षेत्र नवमांश का तात्पर्य है कि यदि कोई भी ग्रह आपके कुंडली में, जैसे मंगल मान लीजिए कि मेष में बैठा, ठीक है, मंगल मान लीजिए कि मेष में बैठा हो और आगे जाकर नवमांश में वह वृश्चिक में चला जाए या मेष में ही रह जाए, तो अपने ही क्षेत्र में है, स्वक्षेत्र है, तो यह स्वक्षेत्र नवमांश हो जाएगा, अपने ही क्षेत्र में रहेगा। तो यह भी जो स्थिति में है वो अच्छी मानी जाएगी, इसमें भी कोई समस्या देखने को आपको नहीं मिलती है। स्वक्षेत्र नवमांश यदि शुक्र बैठा हो, तो शुक्र भी वृषभ से तुला में चला जाए या तुला से वृषभ में आ जाए, तो भी वहां कोई समस्या आपको देखने को नहीं मिलती है, चीजें वहां भी आपको ठीक ही मिलेंगी। उसके बाद आ जाते हैं हम शुभ वर्गोत्तम पर। शुभ वर्गोत्तम का तात्पर्य है यदि कोई भी ग्रह शुभ राशि में चला जाए, जैसे दूसरी राशि में बैठा हुआ है लग्न कुंडली में, और नववांश में भी दूसरी राशि में चला जाए, तो वो शुभ वर्गोत्तम होता है। तीसरे में बैठा है, शुभ कौन कौन से हैं उसे समझ लीजिए, दूसरा, तीसरा, चौथा, छठा, सातवां, नौवां और 12वां, इतने जो राशियां हैं यह सभी शुभ हैं। अर्थात इन राशियों में बैठा हुआ ग्रह यदि नववांश में भी इन्हीं राशियों में चला जाए, तो वह शुभ वर्गोत्तम में होता है। पाप वर्गोत्तम,
यदि कोई ग्रह मेष में, सिंह में, वृश्चिक में, मकर और कुंभ में लग्न कुंडली में बैठा हो और वही ग्रह नववांश कुंडली में भी इन्हीं राशियों में जाकर बैठ जाए तो यह पाप वर्गोत्तम में आता है। पाप वर्गोत्तम में आता है। नववांश की दो तीन प्रक्रिया दी गई है। ठीक है। जैसे 64 नववांश जिसे खर कहते हैं, फिर 108 नववांश, 108 नववांश, 64 नववांश को यदि आप समझेंगे तो नववांश अर्थात नौवांश, नौवांश एक चरण का होता है। जब आपने पढ़ा हो पिछली कक्षा में नववांश को जब हम पढ़ रहे थे तो आप इसे भली भांति और अच्छे से जानते हैं कि एक राशि 30 अंश का होता है। एक राशि में सवा दो नक्षत्र होते हैं। एक नक्षत्र 13.20 डिग्री का होता है और 13.20 डिग्री में 4 चरण होते हैं और एक चरण 3.20 डिग्री का होता है, उसे ही एक नववांश कहते हैं। तो 27 नक्षत्रों को यदि आप प्रत्येक एक एक चरण में बांटेंगे तो आपके 108 नववांश निकल कर आते हैं। 108 नववांश निकल कर आते हैं। नववांश को आप नक्षत्र के अंतर्गत भी रखते हैं और नववांश को आप राशियों में भी समझेंगे। जैसे अश्विनी के 4 चरण है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला चरण जो है वो 3.20 डिग्री, दूसरा चरण 6.40, तीसरा चरण 10 डिग्री, चौथा चरण 13.20 डिग्री, अर्थात 13.20 डिग्री तक अश्विनी है। उसके बाद फिर आगे बढ़ जाइए तो ये 108 हो गए। और इसी के क्रम से जो हम लोग माला जप करते हैं या जो हम लोग अनुष्ठान करते हैं, 108 की संख्या जो होती है वो इसी से निर्धारित की गई है। ठीक है। कि इन सभी नववांश के अंतर्गत, 108 नववांश के अंतर्गत कोई भी ग्रह हमारे कुंडली में बैठे हों, उनकी उन्हें ठीक करने के लिए और उनके सुफल प्राप्त करने के लिए हम ऐसे कार्य करते हैं जो 108 नववांश के अंतर्गत आता है। जो आपकी लग्न कुंडली है, जैसे आप इस कुंडली को देख रहे हो, ठीक है, तो इस कुंडली में इसका लग्नेश कौन है? लग्नेश इसके हो गए शुक्र। इसका लग्न क्या है? तो लग्न है 20.14, 20.14। अरे 20.14 कौन से नौवांश चला जाएगा? सातवें नौवांश चला जाएगा। 20.14 20 डिग्री तक छठा नौवांश, 20 डिग्री के बाद सातवां नौवांश। तो लग्न के जो नौवांश हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इन सभी अलग अलग नववांश के अनुसार अलग अलग फल कहे गए हैं। फल कहे गए हैं का तात्पर्य है कि पराशर जी ने सभी अलग अलग नववांश के अलग अलग विस्तार से उन्होंने बताया कि यदि किसी का लग्न, यदि इसे शॉर्ट फॉर्म में यदि समझने का प्रयास करें तो यदि किसी का लग्न जीरो से 3.20 डिग्री तक हो तो वो पहले नववांश में होगा। तो पहला नववांश लग्न का होने पे उसकी क्या स्थिति रहेगी, अर्थात उस व्यक्ति का नेचर क्या होगा। जैसे किसी व्यक्ति के नेचर को समझने के लिए हम चंद्रमा को देखते हैं कि चंद्रमा कौन सी राशि में है। चंद्रमा जिस राशि में है उस राशि का जो नेचर है वही नेचर उस जातक का होता है। तीन प्रकार से कुंडलियों को हम देखते हैं। पहला एक है लग्न कुंडली, दूसरा है एक चंद्र कुंडली, तीसरा है नववांश कुंडली। किसी के ऊपर लग्न कुंडली पूरी फिट बैठती है, अर्थात आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि लग्न कुंडली तो परली लग्न कुंडली जैसा है वैसे ही इस व्यक्ति का चरित्र है या ऐसा ही वह व्यक्ति है। लेकिन किसी किसी कुंडली में आपको देखने को मिलेगा कि यह जो व्यक्ति दिख रहा है और यह जो इसकी जन्म कुंडली लग्न कुंडली दिख रही है, दोनों में बहुत फर्क है। दोनों सेम है ही नहीं। लेकिन जब आप उसके नववांश कुंडली से जाकर देखेंगे तो आपको बिल्कुल फिट बैठेगा। यहाँ नववांश कुंडली के अंतर्गत ये स्थितियां बनी हैं और ऐसा ही इस व्यक्ति का चरित्र है, ऐसा ही इस व्यक्ति का व्यवहार है। तो किसी भी कुंडली को देखने से पहले आपको यह समझने की आवश्यकता है उस व्यक्ति की मेंटेलिटी से, उस व्यक्ति के बातचीत से कि यह
कौन सी कुंडली से डोमिनेटेड है? या क्या जन्म कुंडली से डोमिनेटेड है, या चंद्र कुंडली से डोमिनेटेड है, या यह वर्ग 9 नवांश कुंडली से डोमिनेटेड है? तो आप उसका अच्छा से और आकलन कर पाएंगे। तो यदि किसी व्यक्ति का जन्म पहले नवांश में अर्थात उसके लग्न की जो डिग्री है 0 से 3.20 डिग्री तक है, तो वह व्यक्ति स्थिर मन का होता है। स्थिर मन का होता है, झूठ बोलने वाला, दूसरों की निंदा करने वाला, गलत कृत्य करने वाला। अब इसका यह तात्पर्य बिल्कुल नहीं है कि हम जज करने लगे अगले को कि भाई तुम्हारी जो स्थिति है वो ऐसी है। स्थिर मन का है कि व्यक्ति अपने मन से स्थिर स्थिर होता है। और झूठ बोलने के लिए तो आज के जीवन में झूठ कौन कौन नहीं बोलता, हर व्यक्ति झूठ बोलते हैं। निंदा करने वाला, निंदा हर व्यक्ति करता है। और गलत कृत्य करने वाला, गलत संगति में, गलत कार्य में संलग्न रहने वाला। तो यदि किसी व्यक्ति के कुंडली में नवांश पूरी तरह प्रभावित हो या लग्न उसका प्रभावित हो, तो लग्न यदि 0 से 3.20 डिग्री तक हो, तो ये सभी गुण उसमें देखने को मिलेंगे। और अस्थिर मन को ठीक करने के लिए, क्योंकि सर्वत्र सभी चीजों का शत्रु या सभी चीजों का मित्र चंद्रमा ही होता है, तो यदि इसे हमें ठीक करने की आवश्यकता है, तो इसे ठीक करने के लिए हम उस व्यक्ति को क्या कहेंगे कि भैया तुम्हें दूसरे की निंदा करनी है, जितना करनी है उतनी कर लो। उससे होगा क्या? उससे यह होगा कि यदि व्यक्ति की निंदा करता है, किसी व्यक्ति को झूठ बोलता है, तो उससे उसके मन की शांति बहुत होगी। क्योंकि कोई व्यक्ति निंदा करने वाला है, शराब पीने वाला है, उसके शराब को आप कहीं शराब आप छोड़ दीजिए, फिर देखिए उसकी क्या स्थिति हो जाएगी। उसका मन विचलित हो जाएगा, वो अस्थिरता की स्थिति में चला आएगा, और बहुत सारी चीजें उसके साथ घटित होना प्रारंभ हो जाएंगे। यदि किसी व्यक्ति का लग्न अर्थात लग्न की जो डिग्री है 3.20 डिग्री से 6.40 डिग्री तक है, तो ऐसा व्यक्ति दूसरा नवांश हो गया। दूसरे नवांश में जन्म हुआ व्यक्ति ईमानदार होता है, धार्मिक होता है, उत्सुक होता है, विद्वान होता है और आत्मविश्वास होता है। विल पावर ऐसे व्यक्ति के पास होती है। और एक तरीके समझ लीजिए कि यह भगवान का दिया हुआ गिफ्ट आपको है, ऐसे आपको ग्रहण करना है। अर्थात यदि आप ईमानदार नहीं है तो ईमानदार बनना है, धार्मिक नहीं है तो आपको धार्मिक बनना है, किसी चीज को जानने में आपकी उत्सुकता रखनी है, अपने आप को विद्वान बनाना है। एक तरीके से, दूसरे तरीके से हम समझे तो आप अपने नवांश कुंडली के लग्न को ये कैसे यूटिलाइज करेंगे, कैसे उसे यूटिलाइजेशन में लाएंगे, उसकी यह पद्धति है। 6.40 से 10 डिग्री तक यदि किसी व्यक्ति के लग्न की डिग्री हो या तीसरा नवांश हो, तो तीसरे नवांश के अंतर्गत व्यक्ति शांति प्रिय होता है, निष्पक्ष होता है, स्त्रियों के साथ रहना उसे अच्छा लगता है, भौतिक सुख चाहने वाला होता है। शांति प्रिय, शांति व्यक्ति को ज्यादा पसंद होगा, शांति में अपने जीवन को व्यतीत करना चाहता होगा। निष्पक्ष अर्थात भेदभाव उस व्यक्ति के मन में नहीं होंगे, इससे अपने पक्ष को रखना है, उससे अपने पक्ष को रखना है, कोई पक्ष नहीं, किसी का पक्षपात नहीं करना है, भेदभाव नहीं करना है, निष्पक्ष सभी चीजों को रखना है। स्त्रियों के साथ रहना ऐसे व्यक्ति को अच्छा लगता होगा। या फिर किसी पुरुष की कुंडली है तो अपोजिट सेक्स के साथ रहना ऐसे व्यक्ति को अच्छा लगता है। और भौतिक सुख चाहने वाला अर्थात भौतिक सुख कोई की इच्छा ऐसे व्यक्ति की बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा प्रयास करता है कि भौतिक चीजें हमें प्राप्त हो जाएं। और तीसरा नववांश है, तो तीसरा नववांश होने के कारण यह मंगल से डोमिनेटेड होगा, तो पराक्रम और साहस इसमें आएंगे ही आएंगे। चौथा नववांश 10 डिग्री से 13.20 डिग्री तक। चौथा नववांश यदि किसी की हो, तो यह व्यक्ति यदि मार्केट में चल रहा हो, मार्केट में इसने देख लिया कि भाई आगे से बुगाटी जा रही है या डिफेंडर जा रहा है, तो उस गाड़ी को देख के उसकी इच्छा हो जाएगी इस चीज को हमें खरीद लेना चाहिए।
अर्थात कहें तो हर चीज की प्राप्ति करने की इच्छा ऐसे जीव व्यक्ति के मन में होती है, और ऐसा व्यक्ति बहुत ही महत्वाकांक्षी होता है, महत्वाकांक्षियों को पूरा करने की चेष्टा करता है। अर्थात अथक प्रयास करता है कि मेरी जितनी इच्छाएं हैं उन सभी इच्छाओं को हम पूर्ण कर सकें और महत्वाकांक्षी हो जाएं। पंचम नववांश, पंचम नववांश जो है वो 13.20 से 16.40 डिग्री तक रहेगा। और पंचम नववांश के अंतर्गत व्यक्ति धार्मिक होता है, क्योंकि पांचवा नववांश हो या पांचवा भाव हो वो इन्हीं चीजों को दर्शाता है। पांचवें नववांश के अंतर्गत व्यक्ति धार्मिक होता है, सुखी संपन्न होता है, संपन्नता उसके पास होती है, लंबी आयु वाला होता है, और संतान की भी, संतान सुख की प्राप्ति ऐसे जातक को होती है। छठा नववांश, छठा नववांश जो है वो 16.40 से 20 डिग्री तक रहेगा। और छठा नववांश जैसा छठा भाव है वैसे ही इसके भी गुण हैं। जैसे धोखा देने वाला, अति महत्वाकांक्षी, डरपोक, बदले की भावना रखने वाला। अब जहां भी चीजें गलत मिली हैं, जैसे मैं अपनी बात बताऊं, आज के कई साल पहले जब हमने कुंडली को देखना प्रारंभ किया और जब हम इन चीजों को समझ पाए, तो कुछ कुंडलियां हमारे पास आती थी बनाने के लिए, जो हम बनाते थे उसे। तो एक कुंडली हमारे पास आई, और वो कुंडली एक आईपीएस ऑफिसर की पत्नी की थी। और उसको वो कुंडली किसी के माध्यम से हम तक पहुंची थी, वो सीधा हमारे तक नहीं आई थी। जैसे ही वो कुंडली आई तो उसमें कुछ योग हमने देखे, जो यह कह रहा था कि यह जो स्त्री है उसमें कोई समस्या है। अर्थात हम यह कहें तो कैरेक्टर वाइज हम कह सकते हैं कि ऐसी कोई समस्या हो सकती है ये, ठीक है। अब जैसा शास्त्रों में कहा गया कि चरित्रहीन होगी या जो भी चीजें थी, वो सभी चीजें हम वैसे ही उनकी कुंडली में लिख दी। जैसा ऐसा वहां लिखा गया था शास्त्र के अंतर्गत, वैसे ही सारी चीजें हमने वहां रख दी। अब जैसे हमने सारी चीजें वहां रखी, तो जो माध्यम थे उन तक वो कुंडली पहुंची। उन्होंने उस कुंडली को देखा तो कहा कि पंडित जी, आप तो मार खाओगे ही खाओगे, मुझे भी खिलाओगे। ऐसे कोई कुंडली बनाता है? और सही बात है कि आपकी जो, किसी को जज करना नहीं है, ना ही कहीं अपना जो भावनात्मक है उसे ये करना है। करने का तात्पर्य यहाँ धोखा देने वाला, तो आज धोखा देने का तात्पर्य है कॉपीराइट। आज यूट्यूब पे या हर जगह आप देख लीजिए, हर जगह कॉपी पड़ा हुआ है। उसका वो कॉपी कर रहा है, उसका वो कॉपी कर रहा है। आज कॉपी करने को अश्लील कहते हैं। एक तरीके से हम यह कहते हैं कि यह अश्लील है, इसका बहुत अच्छा चीज है इसके लिए। हम ये नहीं कहते हैं कि बहुत खराब है इसके लिए, बहुत अच्छा मानते हैं उसे, कि यह इसका स्किल है। और धोखा देने का तात्पर्य है कि यह व्यक्ति इतना चतुर है कि अपनी बातों में किसी को भी फंसा सकता है, किसी से भी अपने कार्य को करा सकता है। तो यहाँ सिर्फ इस टेक्स्ट पे मत जाइए कि हाँ यहाँ पे गलत लिखा हुआ है या फिर ऐसा है। अति महत्वाकांक्षी, तो महत्वाकांक्षी अति होना, अर्थात अति महत्वाकांक्षी होगा तो अपनी हर इच्छा को पूरी पूरी करने की चेष्टा करेगा, जो अच्छा है। अब डरपोक, डरपोक का यह मतलब नहीं है कि डरने वाला। डरपोक का यह मतलब है कि मान लीजिए किसी से हमें झगड़े हो गए हैं, तो हम उस झगड़े को सुलझा कर आगे बढ़ जाएं, या फिर कहें चलो भाई हमारी ही गलती थी, सॉरी, आगे बढ़ जाएं। तो वहाँ डरपोक नहीं है, वहाँ समझदारी आपकी रहती है। यहाँ व्यक्ति समझदार है, इस झगड़े में नहीं पड़ना चाह, जैसे दो चार रुपए के लिए या कुछ कुछ चीजों के लिए कि अरे भाई तुम ही रख लो, कोई बात नहीं है, छोड़ो, मैं ऐसे ही खुश हूँ। तो वहाँ डरपोक नहीं है, वहां पे उसने अपनी बुद्धिमानी दिखाई और उन चीजों से बचकर निकल गया।
बदले की भावना रखने वाला। बदले की भावना रखने वाला यदि हम समझें तो बदले की भावना होती है कि हम अपना बदला लेंगे, उसने हमारे साथ वैसा किया था तो हम भी उसके साथ ऐसा ही करेंगे। तो आज की परिस्थिति को लेकर चलें तो ये चीजें आम बात हो गई हैं लोगों के लिए। हर व्यक्ति बदले की भावना को रखता है। सातवां नववांश। सातवां नववांश जो है वो 20 डिग्री से 23 डिग्री 40 सेकंड 40 मिनट तक रहता है। सातवें नववांश के अंतर्गत जिस व्यक्ति का सातवां नववांश होगा वह व्यक्ति बहादुर होगा, आत्मविश्वास या विल पावर उसके पास होगा, उत्साहित रहता होगा, चतुर होगा और अपराजय अर्थात जिसे कोई व्यक्ति पराजित ना कर सके ऐसी स्थितियां उस जातक की रहेंगी। अब योद्धा का तात्पर्य यह नहीं है कि वो सेनापति बन जाए और सेनापति बनकर वो लड़ाई झगड़े कहीं करने लगे। योद्धा का तात्पर्य यहाँ यह है कि हर व्यक्ति हर प्रकार से अपने आप से लड़ता है, तब दूसरों से लड़ता है। पहले अपने आप से लड़ता है फिर दूसरों से जाकर लड़ता है। तो अपने आप से लड़ने के लिए कितनी क्षमता इस व्यक्ति में है वो सातवां नववांश आपको बता रहा है कि अर्थात यह व्यक्ति अपने आप से लड़ सकता है। क्योंकि बाहर के लोगों से तो आप लड़ लोगे, जिस दिन आप अपने आप से लड़कर और जीत जाओगे वो बहुत बड़ी बात। आठवां नववांश। आठवां नववांश 23.20 डिग्री से 26.40 डिग्री तक रहता है। ऐसा जातक स्वयं के सिद्धांत अपने ही सिद्धांतों पे चलता है और स्वयं ही अलग अलग सिद्धांत को बनाता है। और ऐसा व्यक्ति हुनरमंद होता है अर्थात 50 तरह की चीजें इसे आएंगी। खाना बनाते हो हाँ, ये करते हो हाँ, अर्थात जो भी चीजें हैं वो सब इसके पास होगी, बहुत सारी चीजें इसके समझ में आएंगी। ऐसा व्यक्ति अनुशासित रहता है, धार्मिक होता है। और जिनके पास धन की कमी है, आप जो व्यक्ति निर्धन है या जो व्यक्ति अधीन है किसी के दूसरे, तो उस पे विशेष कृपा अर्थात विशेष दयालु प्रकट करता है, दयालुता होता है और लोगों की सहायता करता है। और ऐसा व्यक्ति हर काम में माहिर होता है, किसी भी प्रकार कोई भी काम उसे दे दीजिए उस काम को वो करके गुजर जाएगा, कर निकलेगा। ठीक है। ये तो हो गए आपके आठ आठ नववांश। नौवा नववांश वो जो है वो इसी प्रकार है, जैसा आठवां नववांश है वैसे ही नौवा नववांश। अब ये तो हो गए नौ नववांश। नौ नववांश के अंतर्गत नौ नववांश ये जो है वो आप डिग्री से निकालेंगे। अब आते हैं उदित नववांश के ऊपर। उदित अर्थात जो आपके नववांश कुंडली के लग्न में जो राशियां उदय हो रही हैं, जो राशि है उसे ही हम उदित नववांश कहते हैं। ठीक है। यह उदित नववांश कैसे निकालना है ये आप सभी को पता है। अर्थात किसी व्यक्ति का जन्म, जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का लग्न, इस कुंडली को ही लेकर चले तो इस व्यक्ति का लग्न क्या है, दूसरा लग्न है और डिग्री क्या है 20.14 अर्थात सातवां नववांश। ठीक है। और दूसरा विषव लग्न है तो विषव लग्न में हम गिनती कहाँ से करेंगे, 2 6 10 से गिनती हम करेंगे। 2 6 10 से गिनती हम करेंगे क्योंकि 10वां क्या है, चर राशि है। तो 10 से हम 7 जाएंगे, 10 11 12 1 2 3 4। इस व्यक्ति का जो नववांश कुंडली बनेगा वो चौथे लग्न का बनेगा, कर्क लग्न का नववांश कुंडली बनेगा। और आप बाई बाई तरफ में आप देख रहे होंगे कि नववांश कुंडली जो बनी हुई है वो चौथे कर्क लग्न की ही बनी हुई है। अब इसमें जो अलग अलग उदित होंगे, जैसे इनकी जो कुंडली है वो कर्क लग्न की है, किसी और कुंडली जो है पांचवें लग्न की, छठे लग्न की होगी, सातवें लग्न की होगी, 10वें लग्न की होगी। तो उस लग्नेश का क्या प्रभाव है, क्षमा कीजिए, उस लग्न का क्या प्रभाव है, आइए उसे समझ लेते हैं। जैसे
किसी व्यक्ति का मेष लग्न हो, तो मेष लग्न होना अर्थात व्यक्ति चोर चोर होता है, कपटी होता है, अपनी चीजों को हिडन रखता है, और बेचैन दिमाग होता है, अर्थात दिमागी स्थिति जो है वो अस्थिर मन की हम बात कर सकते हैं। अब यहाँ जो चोर है, चोर अर्थात आजकल तो हर कोने में चोर बैठा है, आप भी कुछ चुरा रहे हैं, हम भी कुछ चुरा रहे हैं। जैसे हमें कोई फोटो चाहिए या कुछ भी चाहिए तो हम जाते हैं इंटरनेट पे, कहीं से भी कुछ निकाल के लेके चले आते हैं, ठीक है। जिसका है उससे हमने परमिशन लिया नहीं लिया, फिर कॉपीराइट, फिर पाइरेटेड वर्जन जो भी सॉफ्टवेयर इन चीजों का आता है, ये सब क्या है? चोरी है। चोरी वो नहीं है कि जो घर में आपके घुसे और सारा सामान लेकर जाए, वही चोरी नहीं है। फिर आजकल डिजिटल मार्केटिंग से फ्रॉड हो रहे हैं, वह चोरी। कपटी, कपट आज हर व्यक्ति के पास में है। कपट के बाद है अपने आप को हिडन रखना। तो आप स्वयं समझ सकते हैं आज का जो युग है, उस युग के अनुसार अपने आप को हिडन रखना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप अपने आप को, अपनी चीजों को छिपा कर नहीं रखते हैं तो आपके लिए वो हानिकारक होता है। बेचैन दिमाग, बेचैन दिमाग का यही तात्पर्य है कि व्यक्ति जो की जो दिमागी स्थिति, मानसिक स्थिति है, उसमें थोड़ी समस्या देखने को मिल सकती है, अर्थात व्यक्ति बेचैन हो सकता है अपने मन के अंतर्गत। वृषभ, किसी का उदित लग्न जो है वो वृषभ है, नवांश कुंडली का, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति सुखी होता है, खुश होता है, अमीर होता है और समृद्ध होता है। सुखी होता है, अमीर होता है और समृद्ध होता है। यदि मिथुन आ रही हो तो मिथुन के अंतर्गत व्यक्ति शिक्षा में पारंगत होता है, अच्छी शिक्षा ऐसे व्यक्ति की होती है, और अच्छा चरित्र ऐसे व्यक्ति का निर्माण होता है। पांचवी राशि सिंह राशि। सिंह राशि के यदि नवांश में सिंह राशि बैठी हो लग्न में, तो सिंह राशि के अंतर्गत व्यक्ति एकांत मन वाला, एकांत स्थान पे रहने वाला, धनवान होता है और शक्तिशाली होता है, बुद्धिमान भी होता है। कर्क, तो कर्क वाले व्यक्ति जो हैं, जिनका कर्क नवमांश होता है, वो धनी होते हैं, लोकप्रिय होते हैं, समाज में सम्मानित होते हैं, और ऐसे व्यक्ति की इच्छा बहुत होती है कि हम विदेश में सेटल हो जाएं या विदेश चले जाएं। बहुत ज्यादा इच्छा ऐसे व्यक्ति की होती है। यदि किसी व्यक्ति का नवमांश के अंतर्गत सिंह लग्न उदित हो रहा है, किसी नहीं, कर्क सिंह हो गया, हम सिंह की बात कर लिया, और कन्या की बात करते हैं। सिंह में एक और चीज ऐड कर लीजिएगा, धनवान और शक्तिशाली, धनवान और शक्तिशाली। कन्या, कन्या लग्न जिस व्यक्ति का हो, नवमांश के अंतर्गत व्यक्ति दुर्बल होता है, लेकिन इसकी इच्छा होती है कि मेरे सामने कोई ज्यादा काम ना करे, मैं अगले के काम को कर दूं जिससे व्यक्ति प्रसन्न हो जाए, अर्थात दूसरों के काम करने की इच्छा रखने वाला। और सभी कार्यों में ऐसा जातक निपुण होता है, कोई भी काम बोलिए उसके वो करने को तैयार रहेगा, सभी कार्य करने में ऐसा जातक निपुणता होता है, निपुण होता है। तुला, तुला यदि उदित हो रहा हो तो जातक बहादुर होता है, साहसी होता है, भय से युक्त होता है और निर्धन होता है। भय से युक्त होता है और निर्धन होता है।
वृश्चिक। यदि किसी का नवांश वृश्चिक हो तो या तो पिता उसके नहीं रहते हैं, या पिता रहते हैं तो पिता से दूरी ही बनी रहती है, अर्थात पिता जो है वो या तो दूर रहते हैं बच्चे से जन्म से ही, या बच्चे के पिता नहीं रहते हैं। ऐसा व्यक्ति पाप करने में तत्पर होता है, पाप कर्मों को करता है, लेकिन कैसे करता है? गुप्त रूप से करता है। और ऐसा व्यक्ति दूसरों पर आश्रित होता है, अर्थात पिता पे आश्रित है, माता पे आश्रित है, अन्य लोगों पे आश्रित है, दूसरों पे आश्रित होता है। धनु। यदि किसी जातक का धनु लग्न है नववांश में, तो ऐसा जातक ताकतवर होता है, मजबूत होता है, और अपने स्वयं धन को अर्जित करता है, और धन स्वयं ही अर्जित करता है। लेकिन एक थोड़ी सी कमी है, वो कमी क्या है? ऐसा जातक आलसी भी होता है। मकर। मकर के अंतर्गत ऐसा जातक निंदा करने वाला, पीछे बुरा बोलने वाला, और चंचल मन वाला होता है, और साथ ही चंचल मन वाला होता है। कुंभ। कुंभ में व्यक्ति क्रोधी होता है, क्रूर स्वभाव का होता है, और भ्रमित होता है। क्रोधी, क्रूर स्वभाव का होता है, और भ्रमित होता है। यदि मीन की बात करें तो मीन किसी का हो तो मीन के अंतर्गत जातक प्रसिद्धि होता है, प्रसिद्धि को प्राप्त करता है, अर्थात अपने ही समुदाय का नेता होता है, और अन्य किसी संबंध को, अनैतिक किसी संबंध को बनाने के लिए ऐसा जातक ललायित होता है, अर्थात उसकी इच्छा होती है कि हम किसी भी प्रकार से, अन्य तरीके से किसी संबंध को स्थापित कर सकें। जैसे नववांश के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि नौ सातवां भाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता, सातवां भाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लेकिन सातवां के साथ साथ और कुछ भाव हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं नववांश कुंडली में। जैसे लग्न तो है ही, लग्न पे बात हमने की थी। और सातवां इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है किसी भी इस नववांश का, क्योंकि भाग्य, नौवां भाव क्या है? भाग्य है। तो भाग्य से 11वां, भाग्य से 11वां यदि देखेंगे हम तो सातवां भाव है, अर्थात भाग्य की लाभ या हानि होगी वो कौन बताएगा? नवम से 11वां सातवां भाव बताएगा। इसलिए हम सातवें भाव से भाग्य के बारे में, दाम्पत्य जीवन के बारे में देखते हैं। नववांश का दूसरा भाव, नववांश का जो दूसरा भाव है वो सातवें से आठवां है, अर्थात हमारे दाम्पत्य जीवन में जो कष्ट होंगे उसके, उसका आकलन, उसके बारे में कौन बताएगा? नववांश का दूसरा भाव बताएगा। यह 12वें से 10वें से, यह पांचवा है, अर्थात पांचवा बुद्धि होता है, पूर्व जन्म भी होता है, अर्थात यह स्पष्ट करेगा कि इस जातक के जो कर्म होंगे वो कर्म किस प्रकार के होंगे, वह भी आपको दूसरा भाव बताएगा। यह 12वें से तीसरा होता है। किसी भी दाम्पत्य जीवन का बेहतर होना, बेहतर रहने के लिए 12वें भाव की भी बहुत अधिक भूमिका होती है। तो 12वें भाव के अंतर्गत हम दूसरे भाव को भी लेंगे, क्योंकि 12वें से तीसरा कौन है? दूसरा भाव है। तो 12वें से तीसरा दूसरा भाव होने के कारण यह आपको यह भी स्पष्ट करेगा कि यह जातक अपने दाम्पत्य जीवन के अंतर्गत कैसा है, और कितना एफर्ट्स ये डाल रहा है अपने दाम्पत्य जीवन के लिए। यहाँ भी ये चीजें स्पष्ट होंगी। अब बात करते हैं हम दाम नववांश के तीसरे घर के बारे में। तीसरा घर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 3 7 11 के अंतर्गत आता है,
उसके बाद पांचवा भी अच्छी अवस्था में है, इम्पोर्टेंट है। इन सभी भाव से हम आकलन करते हैं, अर्थात एक तरीके से समझें कि भयात भावों को आप यहाँ लगा सकते हैं, या आप यहाँ पे जिस चीज को देखना हो उन चीज को लग्न बनाकर आप उसके बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे दाम्पत्य जीवन को समझना हो तो आप उसे लग्न बना लीजिए, तो लग्न आप बनाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। एक मिनट। जी। हम्म। जी। जैसे हमें दाम्पत्य जीवन के बारे में जानना है तो उसे लग्न बनाकर हम दाम्पत्य जीवन के बारे में जान सकते हैं। जैसे भी हम दूसरे भाव के बारे में समझ रहे हैं, तो दाम्पत्य जीवन को जानेंगे तो दूसरे से ठीक आठवां हो जाएगा। दूसरा दूसरा अच्छे से हमें दाम्पत्य जीवन के बारे में बता सकता है कि दाम्पत्य जीवन की क्या स्थितियां होंगी या क्या समझेंगे। इसके साथ आता है 64वां नववांश। ठीक है। नववांश के अंतर्गत 64वें नववांश की बहुत अधिक भूमिका होती है, क्योंकि 64वें नववांश से हम अपने किसी भी रिलेटिव की या स्वयं के बारे में, कष्ट के बारे में, मृत्यु के बारे में समझते हैं और जानते हैं। ठीक है, जिसे हम खर भी कहते हैं। इसे हम आगे जो अगली जो कल की कक्षा रहेगी उसके अंतर्गत इसे हम समझेंगे। ठीक है। यहाँ तक का आप लोगों का किसी का कोई प्रश्न हो तो बताइए।